गांव का माहौल बहुत खराब हो चुका है। सोमनाथ जिस रास्ते पे चलता था, आज मंगल भी उसी रास्ते पे चल रहा है। जैसे लोगों के साथ दंगे फसाद करना, मारपीट करना, यही काम रह गया है उसका। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम इस बारे में कर ही क्या सकते हैं? मैं कह रहा था कि सोमनाथ के मरने के बाद मंगल बदले की फिराक में है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आप इस गांव के सरपंच हैं। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो आपको समझाना चाहिए कि ये गलत है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि देखो, बदले की आग में कोई एक नहीं बल्कि दोनों को जलना पड़ता है, और अगर बदले की आग में जलते हुए मंगल ने कानून के साथ खेला तो कानून उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उर्मिला, ऐसा देखा गया है कि इस तरह के व्यक्ति को अगर आप समझाएं तो उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, वो अपने मन की ही करते हैं। यानी कि मंगल ने आपकी बात नहीं मानी? अरे मानने न मानने की तो बात ही नहीं है। मैं उसे इतना समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा कि वो मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि मंगल बलदेव चाचा से बदला लेने की कोशिश कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, फिलहाल मैंने मंगल के साथ साथ चंद्रावती को भी समझाया है, और चंद्रावती मंगल को समझाएगी। तुम जाकर खाना लगाओ, खाना खाते हैं। जी ठीक है। तुम्हें क्या मालूम कि मैंने मंगल को यह समझाया है कि उसे अपने बाप के कत्ल का बदला जरूर लेना चाहिए। खून का बदला खून होता है, और अब मंगल बदला जरूर लेगा। आखिर बलदेव सिंह को भी तो रास्ते से हटाना है। धनंजय के खिलाफ दूसरे गवाह जो ठहरे। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए आरती, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और प्रेम बाबू, अब आप पहले की तरह अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर आरती की जिम्मेदारी भी है। मुझे मेरी हर जिम्मेदारी का एहसास है। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा कि अपनी जिद और जज्बाती होकर आप कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आपकी इस बात से हम सब चिंतित हैं कि कहीं आप जज्बाती होकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे फिर से कोई नई बात खड़ी हो जाए। मैं जानती हूँ आपको सबकी फिक्र है, लेकिन आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आप सोमनाथ को पकड़ने के लिए सीधे गांव पहुंच गए। अगर उसकी कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर आ जाता तो? हाँ आरती, ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वक्त पर आ गई, वरना कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता था। देखिए चाची, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये सब बातें आपको आरती के सामने नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। अरे आरती, मैं तो ये कहने आई थी कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ। ये बात मैंने दीदी से भी कही थी। घूम फिर कर आओगे तो तुम लोग का शायद मन बहल जाए। अरे हाँ, ज्योति दीदी आपके बारे में पूछ रही थी, जाके मिल लीजिए, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, मैं बुआ से मिलकर आता हूँ। प्रेम जी बुआ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ बुआ, चाची ने बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ प्रेम, बुआ और भतीजे का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है।
क्योंकि असल में दोनों के जिस्म में एक ही खून दौड़ता है। अगर मैं इस खानदान की बेटी हूं तो तुम भी इस खानदान के बेटे हो। कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ बुआ, लेकिन बात क्या है? बात कुछ और नहीं है प्रेम, बात है भैया। उनकी रिहाई को लेकर मैं इस कदर परेशान हूँ कि मुझे यहाँ आना पड़ा, और यहाँ आकर जो मैंने देखा। देखो प्रेम, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में कोई कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन तुम्हें ये जरूर सोचना होगा कि भैया को रिहाई कैसे मिलेगी। मैंने आपसे कहा था बुआ कि पापा की रिहाई के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन कब प्रेम, कब करोगे? जब अदालत किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, जब भैया को सजा सुना दी जाएगी, तब? ऐसा नहीं होगा बुआ। मैं अदालत के फैसले से पहले पापा को। देखो प्रेम, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि अगर इस बात को लेकर आज हम फिक्र नहीं करेंगे तो वक्त कब और कैसे निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर वक्त निकल गया ना तो हम सब मिलकर भी भैया के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप क्या चाहती हैं बुआ? क्या आपने कुछ सोचा है कि पापा को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है? मैंने सोचा है और कुछ सोच भी रही, लेकिन वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भैया के लिए कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन बेटा होने का फर्ज तुम्हें निभाना ही होगा। भैया को बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें खुद को उसके लिए तैयार रखना ही होगा। आप देख रही हैं ना बुआ, कुछ ना करने के बावजूद भी इंस्पेक्टर रिजवी मुझ पर शक कर रहा है। आरती के किडनैप के मामले को भी वो इस मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का जो काम है वो पुलिस करेगी, लेकिन हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे। ठीक है बुआ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। पापा को बचाने के लिए मैं किसी से भी टकरा सकता हूं, इंस्पेक्टर रिजवी से भी टकरा सकता हूं। बस ये बात पक्की हो जानी चाहिए कि पापा को रिहाई मिल जाएगी। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रेम, और अब मुझे विश्वास होने लगा है कि भैया की रिहाई के लिए हम जो भी करना चाहते हैं वो हम जरूर कर गुजरेंगे। थैंक यू सो मच। आखिर सच्चाई क्या है? हर नई घटना बात को और उलझा कर रख देती है। ऐसा लगता है सच को समझ पाना ही मुश्किल है। अगर सोमनाथ का कत्ल शहर में हुआ होता तो बात और थी। कोई भी सोच सकता था कि शहर में सोमनाथ का कोई और भी दुश्मन रहा होगा। लेकिन यहाँ गांव में सोमनाथ का ऐसा कौन दुश्मन है जिसने उस पर गोली चलाई? आखिर ये कैसी साजिश है? क्या है इसकी सच्चाई? हाँ जैनब बोलो। हमने तो यही सोचकर राहत की सांस ली थी कि अब तो आरती का पता लग गया है और अब वो अपने घर सही सलामत वापस आ गई है। क्यों? कुछ
नई बात हुई क्या? इंस्पेक्टर रिजवी ने हम लोगों से भी पूछताछ की है। वो आरती और प्रेम के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। क्या? वो जानना चाहता था कि आरती की शादी प्रेम के साथ कैसे हुई, क्योंकि आरती के पिता प्रेम के पिता के खिलाफ गवाही देने वाले हैं और ऐसे मामलों में तो रिश्तों के तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो तुमने बताया नहीं कि ये सिर्फ एक संजोग था, शायद तकदीर का खेल था कि आरती और प्रेम मिले और तकदीर ने उन दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। ना चाहते हुए भी प्रेम को आरती को स्वीकार करना पड़ा। मैंने बताया था। इंस्पेक्टर रिजवी को दरअसल इस मामले में प्रेम पर शक है। शक? लेकिन क्यों? उनका सोचना है कि अपने पापा को बचाने के लिए प्रेम कुछ ऐसा भी कर सकता है। नहीं जैनब, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो खुदा ही जाने की सच क्या है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय। इंस्पेक्टर रिजवी को दरअसल इस मामले में प्रेम पर शक है। उनका सोचना है कि अपने पापा को बचाने के लिए कुछ ऐसा भी कर सकता है। ऐसा कब तक चलेगा मंगल भाई? अब तो बाबूजी की चिता की राख भी ठंडी हो गई और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और प्रेम महाशहर में आजाद घूम रहा है। चिता की आग ठंडी हुई है शेरू, पतले की आग नहीं। लेकिन मुझे ना जाने क्यों ये लगता है कि बाबूजी की मौत के पीछे अनु सिंह का हाथ है। तो लगा देते हैं उसके भी घर में आग, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं मन्नू, जलाकर धोखे से मार देना बहादुरी नहीं, बुज़दिली। मारेंगे जरूर, मगर तड़पा तड़पा कर। बस एक बार चाचा जी को गांव में आ जाने दो। क्या वो आएंगे? जरूर आएंगे। भाई के खून की आवाज सुनकर भाई जरूर आएगा और फिर मैं अनु सिंह को वो घाव दूंगा जिस तरह उसने मेरी माँ के सुहाग को उजाड़ा था। उसी तरह मैं अनु सिंह के घर की खुशियां मिटा दूंगा। पवनी प्रेम को इस गांव में लेके आया था और उसी की वजह से आज ये नौबत आई है। इकलाख, जिस तरह मेरे घर की दीवार पर बाबूजी की तस्वीर लटक रही, उसी तरह मैं अनु सिंह के घर की दीवार पर पवन की तस्वीर लटकाऊंगा। ये मेरा वादा है। सोमनाथ को बलदेव सिंह की बंदूक से गोली मारने का मतलब साफ है। कातिल जो भी हो, बलदेव फंसे हुए। एक है प्रेम का पिता, दूसरा है धनंजय। और देखने वाली बात है, जिसे कानून ने सरकारी गवाह बनाया है उसमें एक की मौत हो गई है और दूसरे को उसी के केस में फंसाया गया है। मामला साफ है, यानी धनंजय और बलदेव से जुड़ा हुआ केस है ये। मैं भी यही सोच रही हूँ सर। अगर इस मामले में प्रेम का हाथ हो सकता है तो धनंजय का भी हाथ हो सकता है। पर धनंजय तो बीमार है, उसकी याददाश्त जा चुकी है सर। ये तो सुनी सुनाई बात है। इस बारे में आपने छानबीन की? जी सर, मैंने धनंजय के बारे में इंस्पेक्टर से बात की और मैंने उसके डॉक्टर से भी बात की। डॉक्टर का भी यही कहना है कि धनंजय की सचमुच में याददाश्त जा चुकी है। आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मेडिकल साइंस को पता नहीं चल पाया है। मरीज के बताने के हिसाब से डॉक्टर को चलना पड़ता है। ये मान के चलना पड़ता है कि मरीज जो कह रहा है वो सच है और इसी आधार पे डॉक्टर को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं समझाता हूँ। आज भी मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ मशीन नहीं है जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि मरीज जो कह रहा है वो सच है, या किसी टेस्ट के जरिए डॉक्टर ये दावा कर सके धनंजय की याददाश्त वाकई जा चुकी है। और ऐसे मामलों में अगर मरीज सच में अच्छी तरह नाटक कर जाए तो डॉक्टर को पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसकी याददाश्त सच में गई है या नहीं गई है। और हम किसी के बताने या डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से नहीं चलते। हमारे छानबीन के तरीके कुछ अलग हैं। मैं खुद जाके धनंजय से मिलूंगा। आखिर
शिवानी, शिवानी, क्या हुआ पापा? देखो किसी का फोन आ रहा है, ये नया नंबर है। हेलो, क्या मैं धनंजय जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि पापा हॉस्पिटल से आ तो जरूर गए, लेकिन उनकी याददाश्त जा चुकी है। फिर भी मैं बात तो कर सकता हूँ उनसे। आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए। मैं उनकी बेटी शिवानी बोल रही हूँ, और वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। मैं इंस्पेक्टर आकाश बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। ओह हाँ, बोलिए। मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूँ। आप उनसे मिलकर क्या करेंगे इंस्पेक्टर? पहले भी कई लोग आ चुके हैं और इंस्पेक्टर भी आकर देख चुके हैं। सबको देखने का अपना अपना नजरिया होता है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाइए। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके, बाय। पापा, आज फिर आपको याददाश्त जाने का नाटक करना होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर आकाश आपको देखना चाहता है। तो ये बात है, आने दो उसे। उसका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा कि मैं अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा हूं। सबने माना है, वो भी मानेगा और वापस जाएगा। बलदेव सिंह अब तक जो दिल में रहा करते रहे, ना आप उन्हें रोक सके और ना ही कानून। बाबूजी को मारकर भी वो गांव में शान से घूम रहा है। मैं कोई जज नहीं हूं मंगल, मैं इस गांव का सरपंच हूं और गांव के छोटे मोटे मामले निपटाने के लिए मैं पंचायत बुला सकता हूं, फैसला सुना सकता हूं। मैंने कल रात सबको बताया था कि मुझे बहुत अफसोस है कि सोमनाथ को कानून से इंसाफ नहीं मिला। हम तो बस कानून के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इंसाफ तो एक दिन में हो जाएगा, जिस दिन मैं चाहूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो मंगल कि मैंने जिंदगी भर इंसाफ किया है, हमेशा इंसाफ का पक्ष लिया है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस गांव में कोई अराजकता हो, कोई किसी को गोली मार दे और सिरा तान के गांव में चले। लेकिन तुम समझ सकते हो मंगल कि मैं इस गांव का सरपंच हूं और इस ओहदे ने मेरे हाथों को बांध रखा है। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि मेरे बाबूजी का कातिल बलदेव सिंह है। तुम मानने की बात कर रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे बाबूजी को गोली बलदेव सिंह ने ही मारा है। क्योंकि इस गांव में बलदेव सिंह के अलावा उनका कोई दुश्मन नहीं है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बलदेव सिंह आजाद क्यों है, अब तक उसे सजा क्यों नहीं मिली। आप माँ को समझाइए सरपंच जी, माँ भी मुझे ही रोकती रहती है कि बाबूजी की मौत का बदला नहीं लेना चाहिए। ये तुम्हारा घरेलू मामला है मंगल। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो चैन की नींद नहीं सोता जब तक कि अपने बदले की आग को ठंडा नहीं कर देता।